गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मॉर्निंग में जो 10 बजे आपकी अलजेब्रा की क्लास चल रही थी वो आज क्लास नहीं हो पाएगी। सत्य सर आपकी इवनिंग में रात को 9 बजे ही क्लास लेंगे आज, और कल मॉर्निंग में आपकी अलजेब्रा की रहेगी। तो अलजेब्रा की क्लास की जगह पर आपकी बैंक अवेयरनेस की क्लास है अभी। और नाम बैंकिंग अवेयरनेस है, ऐसा मत समझना कि सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में ही ये चीजें आती हैं। ये जनरली ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे एसएससी हो चाहे टीचिंग का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में इक्वली आते हैं। हाँ, बैंकिंग एग्जाम में थोड़ा सा डीपली चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको भी ये चीजें समझनी है। तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, अपनी क्लास पर चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट करवाया था मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने कुछ मीनिंग पढ़ाया था कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। और मैंने बताया था इसको कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। तो उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि उस पॉलिसी के अंदर क्या बनाया जाता है, उस पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है, उसका पोस्टमार्टम करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पिछली क्लास का मैं आपको यहाँ पर रिवीजन दे दूंगा, ज्यादा यहाँ पर लिंक नहीं रखूंगा, फिर भी चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बेसिक मीनिंग बता देता हूं आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है आरबीआई के पास जिसके द्वारा मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, मनी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसको डिसाइड करता है और उसको कंट्रोल करता है। क्यों करता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने क्या समझा? मॉनेटरी पॉलिसी इज ए टूल दैट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये आप सिंपल लैंग्वेज में ये चीजें आप समझ सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जिसके द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है आरबीआई, मनी की सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मनी की सप्लाई क्यों कंट्रोल करता है? ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। तो कुछ पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। वो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि वो कैसे कंट्रोल करता है, उसके पास ऐसे क्या टूल्स है। मैंने कहा ना मॉनेटरी पॉलिसी ये टूल, तो उसके पास क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या ऐसे औजार हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। लास्ट लेक्चर को ओपन करके ये चीजें बाद में पढ़ लेना, मैंने मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपको अभी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के बारे में बात करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो आरबीआई के पास ऐसे कुछ औजार जिसकी मदद से मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको कम कैसे किया जाए, और कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ औजार हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं। उन्हीं को इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट या टूल कहा जाता है। तो आरबीआई के पास दो तरह के टूल होते हैं। मैं एक एक का मीनिंग डिटेल में बताऊंगा, आपको चीजें यहाँ पर डिटेल में सिखाऊंगा, बस पेशेंस के साथ आपको मेरी बातें सुननी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो आरबीआई के पास दो तरह के टूल होते हैं। एक क्वांटिटेटिव टूल होता है, एक क्वांटिटेटिव टूल होता है और दूसरा क्वालिटेटिव टूल होता है। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब क्या है? मात्रात्मक टूल। क्वांटिटेटिव टूल का मतलब क्या है? मात्रात्मक टूल। और क्वालिटेटिव टूल का मतलब क्या है? गुणात्मक टूल। सर मात्रात्मक टूल और गुणात्मक टूल का मीनिंग क्या हुआ, या इनको ये नाम क्यों दिए, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल, इनको क्यों कहा जाता है? देखिए आरबीआई को दो चीजें डिसाइड करनी होती है। एक तो ये डिसाइड करना होता है, मान लीजिए मार्केट में कितना पैसा ज्यादा है। मान लीजिए ये डिसाइड कर लिया कि 1000 करोड़ मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो उस क्वांटिटी सेट कर ली। क्या कर ली? क्वांटिटी सेट कर ली। क्वांटिटी पता लग गया कि 1000 करोड़ मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो इस पैसे को निकालना है जिससे सीधी क्वांटिटी को कम या ज्यादा किया जा सके। ऐसे टूल्स जिनकी मदद से मार्केट में जो मनी की सप्लाई अगर ज्यादा है या कम है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी सेट की जाए, क्वांटिटी कम या ज्यादा की जाए, उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव टूल कहेंगे। जैसे 1000 करोड़ ज्यादा है तो अब इन 1000 करोड़ को मार्केट से बाहर निकालना और आरबीआई अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जिन टूल की मदद से इस पैसे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो उनको क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव टूल। ऐसे टूल्स जिनसे क्वांटिटी
सेट क्वांटिटी का हमें पता लग जाता है, क्वांटिटी को हम कंट्रोल में कर पाते हैं। समझ में आया? हो सकता है मार्केट में 1000 करोड़ की कमी भी हो जाए, 1000 करोड़ की कमी हो जाए तो 1000 करोड़ हमें मार्केट में डालने हैं। ऐसे टूल जिनसे हम क्वांटिटी, डायरेक्टली क्वांटिटी, पैसे की क्वांटिटी, ठीक है, पैसे की क्वांटिटी को मार्केट में कम या ज्यादा कर सकते हैं, उनको क्वांटिटेटिव टूल कहते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल जिनसे मार्केट में हम डायरेक्टली क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव टूल, मात्रात्मक टूल कहेंगे। क्वालिटेटिव टूल क्या होंगे? ऐसे टूल्स जिनसे हम किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर उस मात्रा को घटा या बढ़ा सकें, उसको क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव टूल। अब मान लीजिए आरबीआई को ये तो पता लग गया कि 1000 करोड़ रुपए की कमी है मार्केट में, लेकिन किस सेक्टर में है? किस सेक्टर में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में है, या एमएसएमई सेक्टर में है, या हाउसिंग सेक्टर में है? किस सेक्टर में है? जिस सेक्टर में, सेक्टर की तरफ मार्केट को, एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जब डिस्कशन करना हो तो उनको क्वालिटेटिव टूल कहते हैं, मात्रात्मक टूल कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल से क्वांटिटी का पता लगता है, और क्वालिटेटिव टूल सेक्टर की बात करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर की बात करते हैं कि किस सेक्टर में वो पैसा बढ़ाना या घटाना है। देखो, अब ध्यान से सुनो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मार्केट में पैसे की कमी या ज्यादा को, कमी या ज्यादा हो रखा हो पैसा, उसको कंट्रोल करने की एक औजार है। अब वो कितना कम ज्यादा हो रखा है, वो किससे पता लगता है, किससे कंट्रोल होता है? क्वांटिटेटिव टूल से। अब किस सेक्टर में वो घटाना या बढ़ाना है, वो किसकी मदद से होगा? क्वालिटेटिव टूल की मदद से होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में कम ज्यादा करना है, या एमएसएमई सेक्टर में, या हाउसिंग सेक्टर। मेरे हिसाब से इन दो वर्ड्स का मीनिंग अभी तक आप समझे होंगे, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल का। तो क्वांटिटेटिव टूल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज की क्लास में, और क्वांटिटेटिव टूल को भी, मात्रात्मक टूल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक डायरेक्ट टूल है, एक डायरेक्ट टूल है, और एक इनडायरेक्ट टूल है। ध्यान से सुनना, एक डायरेक्ट टूल है, एक इनडायरेक्ट टूल है, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? देखिए, नाम में ही सारी चीजें छुपी हैं। ऐसे टूल्स, ऐसे औजार जिससे मनी की मात्रा में, मनी की सप्लाई में डायरेक्टली डायरेक्टली घटाई या बढ़ाई जा सकती है। डायरेक्टली कंट्रोल होता है आरबीआई का, डायरेक्टली कंट्रोल होता है आरबीआई का। डायरेक्टली उन टूल की मदद से मार्केट में मनी की सप्लाई को घटाया बढ़ा सकती है, जो आरबीआई के हाथ में है कि इतना चाहूं, 1000 करोड़ चाहूं तो 1000 करोड़ तुरंत तुरंत मैं मार्केट में कम या ज्यादा कर सकता हूं, ऐसे टूल्स। तो ऐसे जो टूल्स होंगे उनको क्या कहेंगे? डायरेक्ट टूल कहेंगे। अब हमें पता लग गया 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको डायरेक्टली घटा या बढ़ा नहीं सकते आरबीआई, तो उसको किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की मदद से घटाना या बढ़ाने की कोशिश करती है, तो उनको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टूल कहेंगे। देखिए, ये चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी आपको, जब ये इनके ऑप्शंस, ये जो मैंने दिए हुए हैं, सब पॉइंट दिए हुए हैं, जब इनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, सबसे ज्यादा डाउट आपको इसी में रहता है कि इनको क्वांटिटेटिव टूल क्यों कहते हैं, क्वालिटेटिव टूल क्यों कहते हैं, डायरेक्ट टूल क्यों कहते हैं, इनडायरेक्ट टूल क्यों कहते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, पूरा कंट्रोल उसका आरबीआई के हाथ में है, तुरंत 1000 करोड़ और घटा या बढ़ा सकता है एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। उसका कंट्रोल किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ में है, जब चाहे जब घटा या बढ़ा सकता है। ऐसे टूल्स हैं, कुछ कुछ ऐसे टूल्स हैं, उन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट टूल क्या होंगे कि पता तो लग गया 1000 घटाने या बढ़ाने हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं, वो धीरे धीरे कंट्रोल होंगे। मान लीजिए 1000 घटाने बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन लिया, तो जरूरी नहीं है कि वो 1000 ही घटे या बढ़ जाएंगे, उससे कम ज्यादा हो सकते हैं। उस पर पूर्ण नियंत्रण आरबीआई का नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि मार्केट में 1000 करोड़ पैसे ज्यादा हो रखे हैं, तो तुरंत आरबीआई क्या करेगा? बैंक को कहेगा कि 1000 करोड़ इकट्ठा करके मेरे पास पैसे रख दो। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल हुआ है, नहीं हुआ? डायरेक्ट कंट्रोल हुआ ना। लेकिन कुछ ऐसे टूल 1000 करोड़ रख दिए, फिर भी पैसा ज्यादा है, और अब बैंक देने से मना कर रहे हैं पैसा, ठीक है। तो ऐसे कुछ टूल की जिनकी मदद से मार्केट में पैसा कम हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ब्याज की दरें बढ़वा दी आरबीआई ने कहकर। अब बहुत सारे लोग होंगे जो ब्याज की दर बढ़ने के बाद लोन नहीं लेंगे,
मार्केट बैंकों से लोन नहीं लेंगे तो मार्केट मनी की सप्लाई कम होगी ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि चाहे ब्याज की दरें कितनी भी बढ़ती रहे फिर भी वो लोन लेंगे, फिर भी वो लोन ले रहे हैं, इसीलिए उनको इनडायरेक्ट टूल कहा गया है कि उन पर पूरा नियंत्रण नहीं है, पूरा कंट्रोल नहीं है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा तो कम से कम समझ में आया होगा। अब उससे आगे मैं बात करता हूं डायरेक्ट टूल में डिटेल में। सबसे पहले डायरेक्ट टूल में आरबीआई के पास एक ऐसा टूल है, रिजर्व रेशो। ठीक है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, कुछ पैसा साइड में पार्क कर लेना, साइड में रख लेना। रिजर्व का मतलब क्या होता है, कुछ पैसा साइड में पार्क कर लेना, साइड में रख लेना। क्यों रख लेना, किसी इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इमरजेंसी में काम आ जाए। रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब क्या होता है भाई, जितना टोटल पैसा है उसमें से कुछ हिस्सा। रेशो का मतलब यही तो है भाई, अगर मान लो मेरे पास 2 रुपए हैं तो उसमें से उस मेरे पास 10 रुपए हैं तो उसमें से 2 रुपए मैंने साइड में रख लिए। रेशो का मतलब यही है ना, टोटल में से कुछ निकाल कर। और रिजर्व का मतलब क्या है, साइड में। रेशो का मतलब क्या हुआ, टोटल में से कुछ, और रिजर्व का मतलब क्या हुआ, जो कुछ है उसको साइड में रख लिया। क्यों, फ्यूचर यूज के लिए, इमरजेंसी पर्पज के लिए। तो जो रिजर्व रेशो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है सीआरआर और दूसरा होता है एसएलआर। यहां से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी के वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। और एक और टूल है रीफाइनेंस फैसिलिटी। रिजर्व रेशो के 2 पॉइंट है, रिजर्व रेशो के 2 पॉइंट है, और फिर उससे सेकंड पॉइंट क्या है, रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये है डायरेक्ट टूल। अब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी टूल। इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है। तो इन सभी के आपको नाम याद होने चाहिए, इनसे जो अलग दे रखा होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मॉनेटरी पॉलिसी टूल, आपसे ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव टूल, और विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द क्वांटिटेटिव टूल। या क्वालिटेटिव टूल के बारे में पूछे या क्वांटिटेटिव टूल के बारे में पूछे, आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं। दूसरा पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिजर्व रेशो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल। डायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल, तो इस तरह से आपको नाम याद रखने हैं। अगला टाइप किस तरह से पूछ सकते हैं, जो टूल्स हैं इनकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे। जो टूल्स हैं इनकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, जैसे सीआरआर की फुल फॉर्म क्या, कैश रिजर्व रेशो है। उससे अगला क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इन सभी की आपको डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे ये डेफिनेशन किसके बारे में है, ये डेफिनेशन किसके बारे में। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ गए होंगे भाई किस किस तरीके से आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अब इनका कौन सा डिटेल में जानेंगे, और इनमें चेंजेस करने से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो जानना सबसे जरूरी होगा। अगर वो चीजें समझ में आ गई भाई इनको चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, फिर कुछ नहीं बचता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सीआरआर की। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, तो सीआरआर इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल that the commercial banks are bound to keep with RBI या keep in the wallet of RBI। ठीक है, सीआरआर ऐसा पैसा है जो बैंकों को, एनडीटीएल का कुछ ऐसा पैसा जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो मैंने एक वर्ड यूज किया एनडीटीएल, समझ में नहीं आया होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज ये समझाता हूं। बैंकों के पास जो कुल पैसा है, बैंकों के पास जो पब्लिक का कुल पैसा है उसका कुछ हिस्सा निकाल कर बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। जैसे मान लीजिए आरबीआई बैंक के पास, एसबीआई बैंक के पास 100 रुपए हैं, और 100 रुपए में से 3 रुपए निकाल कर आरबीआई के पास रख दिए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सीआरआर कहेंगे। सर आरबीआई के पास क्यों रखता है,
भाई आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी रख दिए कि कल को बैंक में कुछ भी हो सकता है, तो आरबीआई आरबीआई तो रेगुलेट करता है ना सभी बैंकों को। तो आरबीआई ने क्या कहा है अपने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के अंदर क्या कहा है कि जितना आपके पास पैसा होगा उसका कुछ परसेंट निकाल कर डेली बेसिस पर, ध्यान रखना, डेली बेसिस पर हमारे पास रखना होगा कि हो सकता है कल आपको डूब जाओ, भाग जाओ, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाओ, तो हम पब्लिक का पैसा कहां से लौटाएंगे। तो ये हमारे पास प्रूफ के तौर पर रखना होगा, आपको एज ए सिक्योरिटी रखना होगा, और इस पर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट भी नहीं पे करेगा। ध्यान देना, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं पे करेगा। अब एसएलआर क्या होता है, पहले मैं इनका मोटा मोटा मीनिंग समझा देता हूं, फिर डिटेल में लेकर चलूंगा आपको। सीआरआर समझ में आया? तो एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। इसका मतलब ये है कि एक बैंक के पास जो कुल पैसे हैं, जो कुल पब्लिक की डिपॉजिट्स हैं, उसमें से कुछ परसेंट निकाल कर अपने पास भी रखना होगा, उसका कुछ परसेंट निकाल कर अपने पास भी रखना होगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? एसएलआर कहेंगे। एसएलआर इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल दैट ऑल कमर्शियल आर बाउंड टू कीप विद हिमसेल्फ। अपने पास रखना पड़ेगा। भाई अपने पास क्यों रखना पड़ेगा? भाई हो सकता है आपके पास जो पब्लिक का कुल डिपॉजिट्स आया है, उस डिपॉजिट में से बहुत सारे लोग विड्रॉल करने आ जाए, अचानक से बहुत ज्यादा विड्रॉल करने आ जाए, तो मान लो सारा का सारा पैसा आपने लोन्स वगैरह में बहा दिया है, फ्लो कर दिया है, तो उन लोगों को पैसे कहां से निकाल कर दोगे? तो आरबीआई ने कहा है कि कुछ पैसा अपने पास भी रखना है। किसकी फॉर्म में? रिजर्व के फॉर्म में साइड में निकाल कर रखना है। जैसे मैंने कहा 18 रुपए अपने पास निकाल कर रख लिए, 18 रुपए अपने पास निकाल कर रख लिए, तो बाकी के बचा हुआ जो पैसा होगा, कितना बचा भाई? 79, 79 बचा। तो इस पैसे को आरबीआई मार्केट में यूज कर सकता है लोन वगैरह के रूप में देने के लिए। तो अब सर मोटा मोटा तो मीनिंग समझ में आएगा, डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सीआरआर क्या है? ऐसा पैसा जो बैंक के पास कुल जो पब्लिक की डिपॉजिट होती है उसमें से कुछ पैसा जो आरबीआई के पास रख देता है, ठीक है। और दूसरा एसएलआर, वो पैसा जो बैंक अपने पास खुद रख लेता है एक रिजर्व के फॉर्म में, एक निधि के फॉर्म में, ताकि फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी हो तो उसमें काम आ जाए, ठीक है। याद याद रहेंगी ये चीजें। अब इतनी तो चीजें समझ में आई, लेकिन बार बार जब मैं एक बोल रहा था, एक वर्ड बोला था मैंने, एनडीटीएल, ठीक है। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं एक बार आपको। CRR. CRR is a certain percentage of NDTL that all commercial banks are bound to keep with RBI only in cash form, only in cash form. तो ये NDTL क्या होता है बेटा? ये NDTL सीखना पड़ेगा हमें CRR और SLR के बारे में डिटेल में जानने के लिए। CRR और SLR के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? NDTL। तो व्हाट इज NDTL? व्हाट इज NDTL? देखते हैं यहां पर नेट डिमांड एंड टाइम बोल सकते हैं, ट्रम बोल सकते हैं, ट्रम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम या ट्रम लायबिलिटीज, इसकी फुल फॉर्म होती है एनडीटीएल की। एनडीटीएल की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में काफी बार आ चुकी है, ध्यान रखना। एनडीटीएल की फुल फॉर्म काफी बार आ चुकी है आपके एग्जाम में। तो एनडीटीएल का मीनिंग क्या होता है? अब यहां पर दो वर्ड आए हैं, दो वर्ड आए हैं, लायबिलिटीज, ठीक है। एक वर्ड आया है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो यहां पर मैं आपको दो वर्ड देता हूं, एक एसेट और एक लायबिलिटी या लायबिलिटीज क्या होती हैं? आप कहोगे सर एसेट संपत्ति होती है, कभी बिल्डिंग का होगी, कभी लैंड का होगी, बहुत सारे एग्जांपल्स दोगे आप पे, तो मैं सीधा शॉर्टकट में चीजें आपको समझा देता हूं। एसेट क्या होती है, ठीक है, एसेट क्या होती है बताएगा मुझे कोई? चलो आप ही बता दो, ठीक है, आप ही बता दो, फिर मैं शॉर्टकट में समझा दूंगा एसेट क्या होते हैं। लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, अच्छा, और तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है क्लास में, अगर आपको याद है, मैं काफी बार पढ़ाई है ये चीजें मैंने क्लास में, कई बार ये टॉपिक आता है सामने। तो एसेट भाई वो होती है जो आपके पास है। सर मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं,
ठीक है, क्या वो सारी सारी एसेट होंगी? नहीं, एसेट वो चीज होती है जिस पर आपकी ओनरशिप है। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी खुद की है और उस पर खुद की ओनरशिप है, उसको क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। एवरीथिंग ऑन विच यू हैव ओनरशिप। आप जिस मोबाइल फोन में देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर वो आपका खुद का है तो वो आपकी एसेट है। अगर आपने अपनी किसी फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से वो मोबाइल फोन बोरो किया हुआ है तो वो आपकी एसेट नहीं है, वो आपकी एसेट नहीं है। एसेट वो हर कोई चीज है जिस पर आपकी ओनरशिप है, वो आपके लिए एसेट होगी। मैं अभी केवल आपके एसेट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। एवरीथिंग ऑन विच यू हैव ओनरशिप। देख लीजिए अब किस पर ओनरशिप है। आपके पास जो आपकी खुद की नोटबुक है, खुद का पेन है, खुद का स्केच है, ठीक है, खुद की ईयरफोन है, ये सारी चीजें वो क्या है? एसेट है। लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज जिस पर आपकी ओनरशिप नहीं है लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं, वो आपके पास है। लायबिलिटी क्या होती है भाई? ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नहीं है, वो उसको आप यूज करते हैं और भविष्य में कभी ना कभी वो आपको रिटर्न करनी है, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी को हिंदी में दायित्व कहते हैं। दायित्व का मतलब बर्डन होता है और बर्डन का मतलब भार होता है, ठीक है। और एसेट का मतलब संपत्तियां होती हैं जो खुद की होती हैं। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नहीं है, ठीक है, उसको आप यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में कभी ना कभी वो आपको रिटर्न करनी है, उसको क्या कहेंगे? लायबिलिटी कहेंगे। सच एज आपने कोई नोटबुक बोरो की हुई है, कोई बुक बोरो की हुई है अपने फ्रेंड से, वो कभी ना कभी आपको वापस करनी है, तो वो क्या होगी? लायबिलिटी होगी। आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, वो आपको अपने फ्रेंड को वापस करने हैं, तो वो क्या है? वो क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है। कोई भी एक चीज वो एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप किस साइड खड़े होकर पूछ रहे हैं। अगर मैं उसी नोटबुक के बारे में पूछूं, अगर वो आपके फ्रेंड की है, तो वही नोटबुक, वही पैसे आपके फ्रेंड के लिए एसेट है और वही चीज आपके लिए लायबिलिटी अगर आपने बोरो की हुई है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है? डेट ऑब्लिगेशंस व्हिच यू हैव टू पे इन नियर फ्यूचर। आपको ऐसे दायित्व जो कभी ना कभी पे करने हैं भविष्य में, ठीक है, निकट भविष्य में, उनको लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो भाई मुझे बताओ, मैं आपकी एसेट लायबिलिटी के बारे में क्यों पढ़ा हूं? मैं तो बैंकिंग पढ़ाता हूं ना, तो मैं तो बैंकों की एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करूंगा। तो सोचो, बैंकों के लिए कौन सी चीजें एसेट होती हैं और कौन सी चीजें लायबिलिटी होती हैं? बैंकों के लिए कौन सी चीजें एसेट होती है, कौन सी चीजें लायबिलिटी होती है? बैंक के लिए हर वो चीज जिस पर बैंक का अधिकार है, जिस पर बैंक की ओनरशिप है, वो एसेट होगी। और हर वो चीज जिस पर बैंक का अधिकार नहीं है, वो कभी ना कभी रिटर्न करनी है, तो वो क्या होगी? बैंक के लिए लायबिलिटी होगी। जैसे जैसे बैंक बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने आपको लोन दिया। अब वो पैसा आपके लिए क्या है? क्या एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट तो हो नहीं सकती आपके लिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी वो पे करना है। तो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो बैंक के लिए वही पैसा क्या होगा? एसेट होगा। कब? क्योंकि वो उसका ओनरशिप है, वापस मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही बैंकों के अंदर जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है, वो आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? एसेट, क्योंकि आपका खुद का है। लेकिन बैंक को कभी ना कभी वो पैसा वापस से रिटर्न करना है आपको, तो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। बस यही तो चीज है, यही तो चीज मैं इतनी देर से आपको समझाना चाह रहा था कि एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। अब बैंक की साइड से सोचना है, अपने आप को छोड़ दो कि आपके लिए एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। अब सिर्फ बैंक की तरफ से सोचो। बैंक के लिए हर वो चीज एसेट है जो उसने लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है और किसी भी टाइप के लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। क्लियर हुआ? और लायबिलिटी क्या है? वो हर टाइप का पैसा जो उसने पब्लिक से किसी न किसी रूप में डिपॉजिट के रूप में ले रखा है, वो लायबिलिटी होती है बैंक के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल सा देता हूं यहां पर कि आप बैंक की एसेट और लायबिलिटी से क्या समझते हैं। मान लीजिए भाई बैंक है, और कौन सा बैंक? मान लीजिए एसबीआई ही है, ठीक है। तो बैंक के ये कस्टमर है, इन लोगों ने ये बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। तो बैंक की साइड से सोचना आप केवल, तो बैंक के लिए ये क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। कभी ना कभी ये पैसा वापस करना होगा इन लोगों को। और यही पैसा अब बैंक ने क्या कर दिया? घुमा दिया लोन के रूप में, और विजय माल्या साहब को दे दिया, ये लोन लेने आ गए और ये सारा पैसा
लोन के रूप में ले गए, तो ये बैंक को कभी ना वेट है, ये पैसा कभी ना कभी वापिस आएगा, ये मेरी क्या है, एसेट है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप एनपीए के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो लोन के रूप में पैसा दिया तो बैंक की ये क्या है, एसेट है। वो भले ही रिकवर हो या ना हो, लेकिन है तो बैंक की एसेट ना, वो डूब गई अगर उसने रिकवर वापिस नहीं पे की। तो ध्यान से सुनो, एसेट एवरीथिंग ऑन विच यू हैव ओनरशिप, ऐसी हर कोई चीज जिस पर आपका अधिकार है उसको क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी, दैट ऑब्लिगेशंस व्हिच यू हैव टू पे, दैट ऑब्लिगेशंस व्हिच यू हैव टू पे, जो ऐसे दायित्व जो आपको कभी ना कभी वापस करने हैं उनको क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। क्लियर हुई बातें? तो मैंने अभी एनडीटीएल पढ़ा रहा था मैं, और मैंने सिर्फ आपको अभी तक लायबिलिटी वर्ड के बारे में समझाया है। देखो मैंने कितना टाइम लिया है आपके लिए, कि आपके बिल्कुल मैं स्क्रैप से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जो चीजें बहुत सारी फैकल्टी छोड़ देती हैं, वो समझाती नहीं है, वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर। बिल्कुल एडवांस लेवल की बैंकिंग की प्रिपरेशन करा रहा हूं मैं आपकी, बिल्कुल स्क्रैप से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पेशेंस के साथ सारी चीजें सीखनी है, और आपको जहां पर डाउट हो वो सारी चीजें पूछनी है। क्लियर हुआ? तो एनडीटीएल में अभी आगे ये टाइम पढ़ेंगे, ये डिमांड पढ़ेंगे। टाइम का मतलब क्या है और डिमांड का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, नेट को तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहां से डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी क्या है, डिमांड, डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, इन दोनों को लिखा गया है यहाँ पर एनडीटीएल में। एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या है, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी। लेकिन बार बार इस लायबिलिटी वर्ड को रिपीट ना करते हुए इसको बाद में केवल एक बार लिखा गया है। नेट कब आता है, जब कुछ ना कुछ चीज हम विड्रॉ करते हैं, माइनस करते हैं। तो लायबिलिटी तो क्या थी, ऐसी चीज जो बैंक को कभी ना कभी रिटर्न करनी है, और क्या रिटर्न करनी होती है, जो पब्लिक के पास जमा हो रखी है, जो पब्लिक की चीजें जमा हो रखी है बैंक के पास। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को, आगे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा आपको भी। यहां तक समझ में आया? भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको क्लियर करने में, तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ भाई, क्लियर हो गया। अब हमने टॉपिक पर लौटते हैं। एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या बताई थी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एक्चुअल में होता क्या है, ये डिमांड लायबिलिटी होती है प्लस टर्म या टाइम लायबिलिटीज होती है। टर्म का मतलब क्या है, टाइम, कुछ टाइम के बाद, ऐसी टाइम लायबिलिटी मैं पढ़ा रहा हूं अब आपको, कि ऐसा दायित्व जो कुछ समय के बाद बैंक को पे करना है, अभी पे नहीं करना, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पे करना है, उसको क्या कहते हैं, टाइम लायबिलिटी कहते हैं। और ऐसा दायित्व जो बैंक को कभी भी डिमांड होने पर तभी पे करना पड़ जाए। मान लो आपका फ्रेंड जब भी आपसे नोटबुक मांगेगा तो तुरंत देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने के लिए बोरो कर ली है, तो डिमांड करने पर, ठीक है। और टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि आपने किसी से एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार लिया है, उसको टर्म लायबिलिटी बोलेंगे आपके लिए। तो दो चीजें हैं, डिमांड लायबिलिटी और टर्म लायबिलिटी। बार बार लायबिलिटी वर्ड को यूज ना करें, तो इसलिए बीच की लायबिलिटी को कॉमन ले लिया गया है। क्या ले लिया गया है, कॉमन ले लिया गया, एक ही बारी लायबिलिटी बोलते हैं। तो डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, ऐसे ऐसी लायबिलिटी जो बैंक को कभी भी देनी पड़ सकती है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो कभी ना कभी पे करनी है, और पब्लिक जो पैसा जमा करती है बैंक के अंदर, वो सारी की सारी बैंक के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करती है पब्लिक, वो किस किस फॉर्म में डिपॉजिट करती है भाई, करंट अकाउंट में डालती है, सेविंग अकाउंट में डालती है, रिकरिंग अकाउंट में डालती है, फिक्स्ड अकाउंट में डालती है। और आपको पता होगा कि जो करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है,
उन दोनों के अंदर जो पैसा पड़ा है वो कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकते हैं, कभी भी डिमांड कर सकते हैं। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो बैंक के पास पैसा डिपॉजिट है उसको क्या बोला जाता है, डिमांड लायबिलिटी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, डिमांड लायबिलिटी बोला जाता है। देखो यहाँ पर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को कासा भी बोला जाता है, ध्यान रखना, कासा, ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म भी आती है कासा की, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा पड़ा है बैंक के पास पब्लिक का, उसको डिमांड लायबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। और टर्म लायबिलिटी क्या होती है, जो पब्लिक टर्म डिपॉजिट करती है, जैसे रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट के अंदर जो पैसा डिपॉजिट करती है पब्लिक, उसको टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। कि पता है बैंक को कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद ही ये पैसा पे करना है, उसको राफा बोला जाता है। तो कस्टमर के लिए तो ये क्या थी, ये चीजें एसेट थी, लेकिन बैंक के लिए यही चीजें क्या है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ऐसी लायबिलिटी जो अभी कभी भी देनी पड़ सकती है और ऐसी लायबिलिटी जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद देनी है। जो कभी भी देनी पड़ सकती है उसको डिमांड लायबिलिटी कहा, और जो फिक्स टाइम पीरियड के बाद देनी है उसको टर्म लायबिलिटी या टाइम लायबिलिटी कहा। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिमांड लायबिलिटी के एग्जांपल हैं, और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट क्या है, टर्म लायबिलिटी के एग्जांपल हैं। तो जितनी भी पब्लिक की कुल डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी पब्लिक की कुल डिपॉजिट्स हैं, उन सारे की सारी कुल डिपॉजिट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, चाहे वो किसी प्रकार की हैं, उन सभी को मिलाकर ही क्या बोला जाता है, एनडीटीएल बोला जाता है। और उसमें से अगर हम माइनस कर दें विड्रॉल, उसमें से माइनस कर दे विड्रॉल, तो नेट आ जाता है। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से हम अगर माइनस कर दे विड्रॉल, जो लोगों ने पैसा निकाल लिया है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट आ जाएगा। तो उसको क्या बोल देंगे, एनडीटीएल बोल देंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ध्यान रहेगी ये चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, डिमांड लायबिलिटी आर दैट लायबिलिटीज दैट द बैंक आर अकाउंटेबल टू पे ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर की डिमांड करने पर जो तुरंत पे करनी पड़ सकती है उसको डिमांड लायबिलिटी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, डिमांड ड्राफ्ट, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। यानी कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो पूरा हो चुका तो ओवरड्यू हो गया, तो वो कभी भी लेने आ सकता है कस्टमर, तो उसको भी हमने किस में रखा है, डिमांड लायबिलिटी में रखा है, कि कस्टमर कभी भी लेने आ सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट को नहीं रखा मैंने, मैंने वो ओवरड्यू हो रखी है, उसको कभी भी निकालने आ सकता है कस्टमर, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो डिमांड लायबिलिटी होगी। टर्म लायबिलिटी क्या है, जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पे करनी पड़ेगी। टाइम लायबिलिटी आर दैट लायबिलिटीज दैट द बैंक हैज टू पे आफ्टर ए प्री डिसाइडेड पीरियड ऑफ टाइम, पहले से फिक्स कुछ टाइम पीरियड के बाद पे करना है। इट इंक्लूड्स रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, और जो गोल्ड डिपॉजिट किए हैं वो भी। और इन दोनों को हम मिला देंगे, मिक्स कर देंगे डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीटीएल आ जाएगा, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और इसमें से हम माइनस कर देंगे विड्रॉल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनडीटीएल आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। और एनडीटीएल का मतलब क्या है, एक बैंक के पास जो कुल पब्लिक की डिपॉजिट्स हैं, कुल लायबिलिटी है, उसको कहा जाता है। उसका कुछ हिस्सा निकाल कर बैंकों को रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है, दो तरह के रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, एनडीटीएल की फुल फॉर्म क्या हुई, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हुई। एनडीटीएल इज इक्वल टू डिमांड लायबिलिटी प्लस टर्म लायबिलिटी प्लस कोई और टाइप की भी लायबिलिटी हो उसको भी ऐड कर लो, माइनस कर दो विड्रॉल, तो आपके पास आ जाएगा एनडीटीएल। एनडीटीएल इज कैलकुलेटेड एंड रिपोर्टेड एवरी फोर्टनाइट फ्राइडे, ठीक है। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, हर 14 दिन, हर 14 दिन के बाद फ्राइडे की रात को, फ्राइडे को ही ये कैलकुलेट किया जाता है। हर 14 दिन के बाद देखा जाता है कि एक बैंक के पास पब्लिक की कुल डिपॉजिट कितनी है, एक बैंक के ऊपर कुल कितना कर्ज है, कुल कितना कर्ज है जो कभी ना कभी बैंक को चुकाना है, ठीक, कुल कितनी डिपॉजिट्स हैं, किसी भी आप सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझ लीजिए, वो कैलकुलेट किया जाता है। और जब जो बैंकों ने आरबीआई से बोरो किया होता है उसको एनडीटीएल कैलकुलेट करते हुए ऐड नहीं किया जाता, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई आर एक्सक्लूडेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एनडीटीएल। समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने उन टॉपिक्स पर ही चलते हैं, ठीक है, जो हमारा
सीआरआर और एसएलआर था। अब सीआरआर और एसएलआर को समझते हैं, क्योंकि अब आप एनडीटीएल के बारे में समझ चुके हैं। अगर एनडीटीएल के बारे में मुझे एक लाइन में आंसर देना हो, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर देना हो, तो एनडीटीएल क्या है? एक बैंक के पास जो पब्लिक की कुल डिपॉजिट्स हैं, जो पब्लिक का कुल पैसा है, उसको एनडीटीएल कहते हैं। उसमें से विड्रॉल माइनस कर दिया गया हो, ठीक है? तो एनडीटीएल समझ में आ गया है। एनडीटीएल भाई जरूरी था सीआरआर एसएलआर समझने के लिए, क्योंकि इसी का कुछ हिस्सा, जो पब्लिक का कुछ जो टोटल पैसा, उसी का कुछ हिस्सा निकालकर साइड में रखना होता है बैंकों को। तो सबसे पहले सीआरआर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर इज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल आप समझ चुके हैं, पब्लिक का कुल पैसा जो एक बैंक के पास है, दैट ए कमर्शियल बैंक्स आर बाउंड टू कीप विद आरबीआई ओनली इन कैश फॉर्म। देखिए भाई, एक बैंक के पास कुल पब्लिक के 100 रुपए जमा है, कुल पब्लिक के 100 रुपए जमा है, उसमें से 3 रुपए निकाल कर जो आरबीआई के पास रख दिए, उसी को हमने क्या कह दिया? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। और नाम में क्या है? कैश है, याद आ गया होगा ना? तो इसको सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में रखा जाता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है कि सीआरआर को आरबीआई के पास किस फॉर्म में रखा जाता है, तो याद रखना ओनली एंड ओनली इन कैश फॉर्म, याद रहेगा। ये सब बातें कहां पर लिखी? ये सब बातें कहां पर लिखी हैं? एक आरबीआई ने, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? एक बैंक के था, मान लो कोई XYZ बैंक था, आरबीआई के पास लाइसेंस लेने गया, ठीक है? लाइसेंस किस सेक्शन के अंडर मिलता है, याद होगा आपको? किस सेक्शन के अंडर मिलता है बताइए? सेक्शन 22 ऑफ, बताइए किस सेक्शन के अंडर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है? ठीक है। तो एक XYZ बैंक आरबीआई के पास लाइसेंस लेने गया और लाइसेंस दे दिया, और आरबीआई ने कहा कि मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। क्या चीजें समझानी है? कि ऐसा है कि जितना भी आपके पास पब्लिक का कुल पैसा आएगा, उसका कुछ परसेंट हमारे पास रिजर्व के फॉर्म में रखना होगा फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। सर कितना पैसा रखना है? भाई हम बता देंगे आपको टाइम टू टाइम। सर मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए, तो मुझे इसकी जानकारी कहां मिलेगी? देख भाई, तो मेरे पास आया है, तो एक मेरे पास एक बुक है, ठीक है? ये पैसा किसके पास रखना है? मेरे पास रखना है, आरबीआई के पास रखना है। तो मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। उसके पेज नंबर 42, उसके पेज नंबर 42 को ओपन कर लेना, उस पर सारा का सारा सीआरआर के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो सीआरआर को किस सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है? सीआरआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। भाई कहां पर डिफाइंड होगा? जहां पर ये रखा जाएगा। पैसा किसके पास रखा जाएगा? आरबीआई के पास रखा जाएगा। तो आरबीआई अपने एक्ट के अंदर ही तो डिफाइन करेगा। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) के अंदर रखा गया है। और जो बैंक है, इसको उधार की फॉर्म में नहीं देता, ठीक है? इस पैसे को उधार की फॉर्म में नहीं देता है कि भाई इस पर मुझे बाद में इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं, ये सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। फिर बैंक ने पूछा आरबीआई से, सर कितना परसेंट रखना है? ये कुछ फिक्स परसेंटेज की हुई है या ये कम ज्यादा हो सकती है? तो आरबीआई ने कहा कि इसकी कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं है सीआरआर की, जो आरबीआई के पास रखनी है, ठीक है? ये जीरो भी हो सकती है, और कभी हुआ तो मैं सारा का सारा पैसा भी अपने पास रखवा लूंगा, सारा का सारा पैसा भी अपने पास रखवा लूंगा। इट कैन बी जीरो और अप टू 100% डिपेंड ऑन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। सर क्या आप मुझे इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे? क्या आप मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे? तो आरबीआई ने कहा नहीं भाई, ये सिक्योरिटी के फॉर्म में ये पैसा रखा हुआ है, मैं इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करने वाला हूं, आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करूंगा। नो इंटरेस्ट और प्रॉफिट पेड बाय आरबीआई ऑन सीआरआर अमाउंट। याद रखना, मैं 2-3 पॉइंट बताई है। एक सर्टेन परसेंटेज होता है एनडीटीएल का, ठीक है? वो आरबीआई के पास रखना होता है, इसको लोन के रूप में नहीं देता है। और ये कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई 1934 के अंदर डिफाइंड है। इसकी कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ठीक है? और इट कैन बी जीरो, इट कैन बी 100%, और इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता है। तो एट प्रेजेंट जो सीआरआर की जो परसेंटेज चल रही है, वो कितनी चल रही है? जो सीआरआर की परसेंटेज 3% चल रही है। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21,
जो अभी अप्रैल में आई थी भाई, 4 अप्रैल को जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी आरबीआई की, उसके अकॉर्डिंग सीआरआर की परसेंटेज कितनी चल रही है? 3% चल रही है। अगर एक बैंक के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 3 रुपए आरबीआई के पास रखने हैं। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज हो सकती है, हर 2 महीने बाद चेंज हो सकती है जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आती है। बाई मंथली होती है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, तो हर 2 महीने के बाद चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं कि चेंज होगी ही होगी, हो सकती है। ठीक है, और इस पर आरबीआई में सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। जो स्टार्टिंग में सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास रखा जाता था, तो स्टार्टिंग में आरबीआई उस पर इंटरेस्ट पे करता था, लेकिन बाद में आरबीआई ने सोचा यार मैं इस पे इंटरेस्ट पे क्यों करूं? ठीक है, इस पैसे को मैं यूटिलाइज करता हूं, तो मैं इस पैसे पर इंटरेस्ट पे ना करूं तो क्या दिक्कत है? तो बाद में बैंकों को मना कर दिया था। इन द व्यू ऑफ अमेंडमेंट कैरिड आउट to RBI Act 1934, omitting subsection 1B of section 42, the Reserve Bank does not pay any interest on CRR balance maintained by scheduled commercial bank. SCB का मतलब क्या है? Maintained by scheduled commercial bank with effect from the fortnight beginning from March 31st 2007 2007 से CRR पर पे करना बंद कर दिया। ये चीजें एडवांस है, आपके से कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अगर सीआरआर की परसेंटेज घटती या बढ़ती है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी थ्योरी तो रट ली है, लेकिन इसका इंपैक्ट भी समझना जरूरी है। क्या है? इंपैक्ट समझना जरूरी है कि इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सीआरआर का इंपैक्ट देखते हैं। मान लीजिए एट प्रेजेंट सीआरआर कितना चल रहा है? 3% चल रहा है। 3% ऑफ व्हाट? 3% ऑफ व्हाट? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एनडीटीएल। 3% ऑफ एनडीटीएल। 3% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है? जो पब्लिक का कुल जमा धन है। पब्लिक डिपॉजिट्स को हमने क्या नाम दे दिया है? एनडीटीएल दे दिया है। और मान लीजिए एक बैंक के पास कितना है? 100 रुपए है। एक बैंक के पास कितना पैसा है? पब्लिक का 100 रुपए है। उसमें से क्या कहा? उसमें से 3 रुपए माइनस करके 3 रुपए कहां पर रख दीजिए? आरबीआई के पास रख दीजिए। अब जो बैंक के पास बैंक इस पैसे का करता क्या है? जो पब्लिक का पैसा आता है, इसको लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब बैंक के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने पैसे बचे? 97 रुपीज बचे। 97 रुपीज बचे ना। पहले कितने थे? 100 थे। तो सीआरआर की जब परसेंटेज, मान लीजिए यहां पर मैं फिक्स कर देता हूं 3% है। ठीक है, सीआरआर की अभी प्रेजेंट में क्या है? 3% है। फ्यूचर में, अब देखिए इसको मैं फ्यूचर में और कम कर देता हूं, मार्केट में फ्यूचर में और कम कर देता हूं, और इसको कम करके कितना कर दूं मैं? इट कैन बी 0, इट कैन बी 100%। मानते हो ना इस बात को? तो मैं इसको कर देता हूं 0% ही कर देता हूं। ठीक है, आपकी लिमिट भी याद हो जाएगी, 0% हो जाएगी। तो अब बैंक के पास 100 रुपए हैं, और 100 में से 0 रखना है आरबीआई के पास, तो बैंक के पास 100 के 100 हैं। तो मुझे ये बताइए कि पहले के कंपैरिजन में बैंक के पास लोन के रूप में पैसा घुमाने के लिए पैसे ज्यादा बचे या कम बचे? मैंने क्या किया है? कम कर दिया है सीआरआर की परसेंटेज को। तो पहले कंपैरिजन में बैंक के पास क्या हुआ? पैसे बढ़ गए। मनी विद बैंक क्या होगा? पैसे बढ़ गए। अब बैंक के पास पैसे बढ़ गए हैं, इस बढ़े हुए पैसे को क्या करेगा? मार्केट में लोन के रूप में बांटेगा। मार्केट में लोन के रूप में बांटेगा। तो पहले के कंपैरिजन में अब बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा या कम लोन दे पाएगा? ज्यादा लोन दे पाएगा। क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा हुआ। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन। लोन का क्रिएशन ज्यादा होगा। लोन का क्रिएशन ज्यादा होगा। और मार्केट में जब ज्यादा लोन जाएंगे, मार्केट में पैसा लोन के रूप में ज्यादा गया, तो मार्केट में पैसा बढ़ा या घटा? मार्केट में पैसा बढ़ा। मार्केट का मतलब क्या? इकोनॉमी। और इकोनॉमी में मनी का फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपने क्या सीखा? जब सीआरआर की परसेंटेज कम होती है तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है, इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो बढ़ता है। ये जो बीच की जो दो चीजें है ना, मनी विद बैंक और क्रेडिट क्रिएशन, ये चीजें मैंने समझाने के लिए डाली है आपके लिए। मेन तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीआरआर और मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। समझ में आया? अब मैं सीआरआर की परसेंटेज को बढ़ा देता हूं, और बढ़ाकर कितना कर देता हूं? मैं कर देता हूं इसको 4% कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 4% कर देता हूं। और सीआरआर की परसेंटेज को मैंने बढ़ा दिया। पहले कितने थे? यहीं पर लिख देता हूं मैं। पहले कितने थे? 100 रुपए थे। अब
₹4 कहां पर रखने पड़ेंगे? आरबीआई के पास। कितने बचे? 96। कितने बचे? 96। और पहले अगर मैं स्टार्टिंग वाली ही सिचुएशन से कंपैरिजन कर रहा हूं, या मान लीजिए बाद वाली से भी कर लीजिए, जब सीआरआर को 0 कर दिया था, तो दोनों ही सिचुएशन के कंपैरिजन में अब बैंक के पास पैसे ज्यादा बचे या कम बचे? तो बैंक के पास पहले की सिचुएशन में पैसे कम बचे, और कम पैसे हैं तो कम लोन दे पाएगा, और कम लोन देगा तो मार्केट में मनी का फ्लो भी क्या होगा? कम होगा। हर चीज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई कि सीआरआर की परसेंटेज को घटाने या बढ़ाने से मार्केट में क्या फर्क पड़ता है? पूरी नॉलेज इस टेबल के अंदर है। मैं आपको टेबल की मदद से जो चीजें सिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? ये कंक्लूजन निकाला कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप या अपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन सीआरआर एंड मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि सीआरआर और मनी फ्लो के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो आप क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि यदि आरबीआई सीआरआर की परसेंटेज को घटाता है तो मनी फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ता है? मनी फ्लो बढ़ेगा। अगर सीआरआर की परसेंटेज को बढ़ाएगा तो क्या होगा? घटेगा। ये क्वेश्चन आते हैं, यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भाई सीआरआर की फुल फॉर्म पूछेंगे, किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है, इसकी मिनिमम मैक्सिमम रेट कितनी है, शेयर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, कैसा रिलेशन है। ये सारे सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सीआरआर की करंट में रेट कितनी चल रही है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारी चीजें? आई होप आपको क्लियर हुई होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या है कि आरबीआई ने एक एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कह दिया है कि आपको इसका कुछ पैसा अपने पास भी रखना होगा। एक बैंक के पास जो कुल पैसा है उसमें से कुछ पैसा निकाल कर अपने पास भी रखना होगा। कुल पैसा कौन सा? एनडीटीएल का। अपने पास क्यों रखना होगा? फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप सारा का सारा लोन के रूप में पैसा बहाना दो और पब्लिक अचानक से पैसे विड्रॉल करने आ जाए तो उनको परेशानी ना हो, आप उनको टाइमली प्रोवाइड करा सके। तो सीआरआर भी क्या है? एनडीटीएल का ही कुछ हिस्सा होता है। तो सीआरआर की जगह पे आप बोलो एसएलआर। ठीक है, SLR is a certain percentage of NDTL that all commercial banks in the country are required to keep in their wallet in the form of liquid asset। अब यहां पर लिक्विड एसेट वर्ड आया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। इट कैन बी मेंटेन्ड इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, सीआरआर केवल और केवल कैश के फॉर्म में रखा जाता था आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई ने बैंक को क्या कहा कि भाई जो परसेंट का हिस्सा आपको अपने पास रखना है वो लिक्विड एसेट की फॉर्म में रख सकते हैं। और लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको जल्दी से सेल आउट करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो खुद कैश से लिक्विड एसेट होती है। गोल्ड को 24 आवर किसी भी टाइम बेच सकते हैं आप, वो भी लिक्विड एसेट होगी। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जैसे ट्रेजरी बिल है, वो ऐसी चीजें क्या होंगी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाती हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनको किसी भी टाइम बेचकर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीन चीजों की फॉर्म में एसएलआर को रखा जाता है। इनकी कोई अलग से रेशो नहीं डिवाइड होती कि कैश कितनी रेशो में रखा जाएगा, गोल्ड कितनी रेशो में रखा जाएगा। वो बैंक की मर्जी होती है, किसी भी रेशो में रख सकता है। ठीक है, तो अब मेरा एक एग्जांपल ध्यान से समझना कि एक बैंक था, मान लो XYZ, वो आरबीआई के पास लाइसेंस लेने गया, तो उसको स्टार्टिंग में कुछ नियम समझाते हुए आरबीआई कहता है, भाई देख कुछ पैसा तो मेरे पास रखना पड़ेगा। उसका नाम क्या था? सीआरआर था। किस फॉर्म में रखना था? कैश की फॉर्म में रखना था। सर मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो कहां मिलेगी? भाई मेरी बुक है, एक बुक देता हूं आपको, आरबीआई एक्ट 1934 की, उसके सेक्शन 42 के अंदर चले जाना, वहां पर सीआरआर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और कुछ पैसा अब आपको अपने पास रखना है लिक्विड एसेट की फॉर्म में। ठीक है, तो लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना है। सर इसके बारे में अधिक जानकारी, भाई आपकी नोटबुक होगी जो उसमें लिखा होगा। अब बैंकों की नोटबुक का नाम क्या होता है? बैंकों की नोटबुक का नाम होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकों को जिस एक्ट के अंदर रेगुलेट किया जाता है, उसी बुक के अंदर, उसी एक्ट के अंदर लिखा है। किस सेक्शन में? 24 सेक्शन में। देखो, सीआरआर, 42 और एसएलआर, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, 24।
याद हो जाएगा, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन एग्जाम में उल्टा सुल्टा करके मत आ जाना, ठीक है, याद रखना कौन सा किसके अंडर है। तो एसएलआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। ऐसा क्यों करने को कहा जाता है, ताकि सारा का सारी जो डिपॉजिट्स हैं वो लोन के रूप में ना बहा दे, और लोन के रूप में सारा पैसा दे देना बहुत ही रिस्की हो जाता है। क्लियर है। क्या एसएलआर की कोई मिनिमम परसेंटेज फिक्स है? नहीं, कोई भी मिनिमम परसेंटेज फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम परसेंटेज फिक्स है कि किसी भी हालात में जो आरबीआई है बैंकों को अपने पास, यानी कि जो खुद बैंक है वो अपने पास मैक्सिमम कितना रुपया रख सकते हैं, वो 40% तक रख सकते हैं। 40% किसका? एनडीटीएल का। एनडीटीएल का मतलब क्या है? पब्लिक का कुल पैसा, ठीक है। एक बैंक अपने पास मैक्सिमम 40% रख सकता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ठीक है। आरबीआई 40% तक रखने को कह सकता है एनडीटीएल का, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। मिनिमम इसको जीरो भी कह सकता है, डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन पर, कैसी इकोनॉमी की हालात हैं, ठीक है। तो अब सीआरआर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में सीखेंगे। देखिए भाई, अब यहां पर ध्यान से देखना, एनडीटीएल के बारे में अब आप अच्छे से जान चुके होंगे। एनडीटीएल, एनडीटीएल मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है। अब मान लीजिए एसएलआर की जो परसेंटेज है, एसएलआर की जो परसेंटेज है मैं फिक्स कितनी कर दूं? 18% कर देता हूं, ठीक है। 18% है अभी, एट प्रेजेंट भी 18% ही है, ठीक है। तो 18% तो फिक्स हो गई, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या कहा कि भाई आपके पास जो 100 रुपीज हैं इसमें से सीआरआर की फॉर्म में कितने रख दीजिए? सीआर की फॉर्म में 3 रुपए रख दीजिए, सीआर के फॉर्म में 3 रुपए रख दीजिए, ठीक है भाई। 97 बच गए, कितने बच गए? 97। अब ये जो 18% है, अब मुझे ध्यान से बताइए, ये जो 18% है इस 97 का रिमेनिंग एनडीटीएल का रखना है या टोटल एनडीटीएल का रखना है? क्या मैंने कहीं पर रिमेनिंग एनडीटीएल वर्ड पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। तो ये 100 है ना, जो एनडीटीएल, जो मेन एनडीटीएल है, इसका ही 18% रखना होता है, इसका ही 18% रखना होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, अच्छा है आपको अगर यहां तक क्लियर हुई बात। अब क्या करता हूं मैं, एसएलआर की परसेंटेज को कम कर देता हूं। एसएलआर की परसेंटेज को कम करके मैं कितना कर देता हूं? 17% कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 17% कर देता हूं। तो इस 97 में से कितना और माइनस कर दूं? एसएलआर की फॉर्म में 17% और माइनस कर दूं, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 80। कितना आ जाएगा भाई? 80 आ जाएगा ना। तो अब मुझे ये बताइए, ठीक है, 17 माइनस कर दिया, लेकिन 100 माइनस 3 माइनस 18, पहले तो इतना ही था ना, तो तब कितना? तो पहले कितना बचता भाई? पहले बचता 79। तो पहले की कंपैरिजन, जब मैंने सीआरआर को कम किया, तो पहले की कंपैरिजन में आरबीआई के पास पैसा, सॉरी, बैंकों के पास पैसा घटा या बढ़ा? बैंकों के पास पैसा बढ़ गया, क्योंकि एसएलआर उनको कम रखनी पड़ रही है। तो जब एसएलआर को कम किया गया तो मनी विद बैंक क्या हो गया? बढ़ गया। अब बैंकों के पास पैसा बढ़ गया पहले कंपैरिजन में, यूज करने के लिए जो यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस पैसे, बढ़े हुए पैसे से लोन भी ज्यादा दे पाएंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन का क्रिएशन। अब जब लोन ज्यादा बांटे जाएंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचा या कम पहुंचा? पहले के कंपैरिजन में पैसा ज्यादा पहुंचा। पहले के कंपैरिजन में पैसा क्या हुआ? ज्यादा पहुंचा। क्लियर हुआ? फिर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं कि जब एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, और एसएलआर 18% मैंने अभी फिक्स की थी ना, अब एसएलआर को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 20% कर दिया जाए। एसएलआर को बढ़ा दिया तो बैंक के पास 100 रुपए थे, 100 में से 3 तो सीआरआर की फॉर्म में रख रहा है। अब 20 किसकी फॉर्म में रखेगा? 20 फॉर्म में रखेगा एसएलआर की। अब बैंक के पास कितना पैसा बचेगा? 77, ठीक है। कितना बचा? 77। तो पहले की कंपैरिजन में जब एसएलआर को बढ़ाया गया, तो पहले की कंपैरिजन में बैंक के पास पैसा कम बचा या ज्यादा बचा? कम बचा। तो मनी विद बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम पैसे होंगे तो मार्केट में लोन भी कम दे पाएगा बैंक। मार्केट में लोन कम दे पाएगा तो मार्केट में जो मनी का
मनी की सप्लाई है वो भी कम होगी, तो मनी का फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर भी आपने क्या देखा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एसएलआर एंड मनी फ्लो। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एसएलआर एंड मनी फ्लो। यहां पर भी अपोजिट रिलेशनशिप है, यहां पर भी क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है। समझ में आई होगी यहां पर बात कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एसएलआर का। चलिए आगे, ठीक है, याद रखनी यहां से भी सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सीआरआर के फॉर्म में पूछे गए थे। अब अगले टूल के बारे में पढ़ते हैं भाई। अगला टूल है डायरेक्ट टूल के अंदर ही रीफाइनेंस टूल, ठीक है, रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये नंबर 2 टूल है। तो व्हाट इज रीफाइनेंस, व्हाट इज रीफाइनेंस फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, एक सुविधा, और फाइनेंस का मतलब क्या होता है, लोन। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, लोन, और लोन के ऊपर लोन। क्या ऐसा मतलब है, नहीं, लोन को ही, पुराने लोन को एक नए लोन में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, रीफाइनेंस फैसिलिटी कहलाता है। क्या समझे, पुराने लोन को एक नए लोन में कन्वर्ट कर देना रीफाइनेंस कहलाता है। अंडर द रीफाइनेंस फैसिलिटी द ओल्ड लोन इज पेड ऑफ एंड द रिमेनिंग अनपेड लोन अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू लोन विद न्यू टर्म्स। न्यू टर्म्स का मतलब क्या है, नई टर्म कंडीशन होंगी, ठीक है। The refinance facility is the process of replacing the existing loan with the new loan। पुराने लोन को एक नए लोन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। और जनरली जब रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो पुराने लोन को एक नए लोन में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें पुराने लोन की मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा दी जाती है, प्लस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है, और जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो शॉर्ट कर दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो शॉर्ट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, पुराने लोन को एक नए लोन में कन्वर्ट क्यों किया जाता है। रीजन ये है कि जो मंथली इंस्टॉलमेंट है अगर आपको बहुत हैवी पड़ रही है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, उसको शॉर्ट कराना चाहते हैं, तो तब बैंक आपको रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। प्लस आपके 2 से 3, 1 2 3 2-3 लोन चल रहे हैं, उनकी अलग अलग इंस्टॉलमेंट जाती है, और वो किसी की पे कर पा रहे हैं, किसी की पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तीनों लोन को मर्ज करा के एक नए लोन में कन्वर्ट करा सकते हैं, और उसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो भी रखवाना चाहें तो एक उस हिसाब के रखवा सकते हैं। तो इस पर्पज के लिए, इन दो पर्पज के लिए, मेन पर्पज के लिए रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, रिफाइनेंस किया जाता है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लोन लिया हुआ था, ठीक है, और लोन का अमाउंट क्या था, मान लीजिए 120 रुपया था लोन का अमाउंट, और इसकी मंथली 1 साल के लिए मैंने लोन लिया था, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की जाएगी, 10 रुपए की जाएगी, पूरे 1 साल तक जाती रहेगी। ये विद इंटरेस्ट इंक्लूड है भाई। मान लीजिए 100 रुपए का लोन था, उस पर 20 रुपए इंटरेस्ट था, तो कुल मिलाकर मुझे 1 साल के अंदर 120 पे करना। मैंने पहले ही बता दिया टोटल अमाउंट कितना होगा पे करना। हर महीने कितना पे करूंगा, 10 रुपए पे करूंगा। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे की, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की, और मेरा रिमेनिंग 100 रुपीज रहता था, और मैंने पे करना बंद कर दिया। और बैंक आया मुझसे पूछने लगा कि भाई आप लोन की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, लोन तो पे करना पड़ेगा, और तीसरे महीने भी अगर आपने पे नहीं किया तो आपका लोन एनपी हो जाएगा, ठीक है, आप डिफॉल्टर हो जाओगे, एनपी हो जाएगा बैंक के लिए ये पैसा, तो आप पे कर दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है मेरी इनकम सोर्सेज वगैरह कुछ रुक गए हैं, मान लीजिए कोविड-19 की वजह से मेरे लोन वगैरह रुक गए हैं, तो मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो बैंक ने पूछा भाई पे नहीं कर पा रहे, लॉसेज वगैरह स्टार्ट हो गए, कम प्रॉफिट हो पा रहा है, तो आप कितना पे कर सकते हो। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई मैं 10 रुपए तो पे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 7-8 रुपए पर मंथली मैं पे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा 7-8 थे, कभी 7-8 रुपए भी ना पे कर पाओ। तो बैंक ने मुझे एक ऑफर दिया, चलो ऐसा करते हैं आपके पुराने लोन को हम कैंसिल कर देते हैं। मैंने कहा पुराने लोन को कैंसिल कर रहे हो, इसका मतलब मेरा लोन माफ हो गया। बैंक ने कहा कि नहीं नहीं, आपके लोन को हम माफ नहीं कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, और जो बचा हुआ अनपेड लोन अमाउंट है 100 रुपीज है, उसको एक नए लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने पूछा कि उसका क्या फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा कि आपको 10 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसा करते हैं इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को घटा देते हैं। अब जाहिर सी बात, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को घटाएंगे तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा उसको पे करने में, और ज्यादा टाइम लगेगा तो बैंक भी बेवकूफ नहीं है, कम समय में जो पैसा मिला, ज्यादा समय में जो पैसा वापस ले रहा है, तो उस इतना टाइम एक्स्ट्रा वेट करेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लगाएगा। तो बैंक ने मुझे क्या ऑफर दिया कि अब आप हर महीने 5 रुपए पे कीजिए। क्या कीजिए, 5 रुपए पे कीजिए, ठीक है, और आपको कुल 100 रुपए पे नहीं करने, इस पर आप ज्यादा टाइम लेंगे तो 20 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज लगा लो, इंटरेस्ट के लगा लो, 120 रुपए पे करने हैं। कितने पे करने हैं, 120 रुपए पे करने हैं।
अब 10 रुपए के हिसाब से तो मैं 12 महीने में क्लियर कर देता, लेकिन 5 रुपए के हिसाब से मैं कितने मंथ में पे करूंगा? 24 मंथ में पे करूंगा। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था वो कम हो गया, मैच्योरिटी पीरियड बढ़ गई और जो इंटरेस्ट था वो एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, यही होती है रीफाइनेंस फैसिलिटी। इससे आपको भी फायदा हो गया, बैंक को भी फायदा हो गया। आपको फायदा ये हो गया कि आपको लोन रीपे करने में आसानी हो गई और बैंक का जो पैसा डूबने से बच गया और उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल गया। तो ऐसे ही अगर आपके 2-3 लोन भी चल रहे हो तो उनको भी कंसोलिडेट करा सकते हैं, उनको मर्ज करा सकते हैं, ठीक है, एक नए लोन में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब रीफाइनेंस फैसिलिटी के अंदर होता क्या है, कई बार यही फैसिलिटी बैंक्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और यही फैसिलिटी आरबीआई बैंकों को भी प्रोवाइड कराता है। अगर बैंक आरबीआई के लोन वगैरह पे ना कर पाए तो उसको आसान किस्तों में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और जब मार्केट में मनी की सप्लाई कम होती है तो मार्केट में मनी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी आरबीआई के पास एक टूल है मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। आज की क्लास में हमने पढ़ा आज की क्लास में हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के बारे में। दो तरह के टूल थे, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल दो तरह के थे, डायरेक्ट टूल, इनडायरेक्ट टूल, और आज की क्लास में हमने डायरेक्ट टूल को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टूल के बारे में और उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम क्वालिटेटिव टूल के बारे में। देखिए एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आपको मजा आएगा पढ़ते हुए। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इतनी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको चीजें बेसिक से समझनी है तो पेशेंस के साथ आपको चीजें सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट के नीचे आप नीचे कमेंट कॉलम में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और उनका रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। सभी रिप्लाई मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैं फोकस करता हूं कि क्लास के टाइम पर आपको ज्यादा इंटरेक्शन ना करते हुए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, बोर थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन जब भी बोर हो तो दोबारा से वीडियो को देखिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक कर देखिए, आपको चीजें सीखनी है। जितनी मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं, ये स्लाइड्स आप नोट डाउन कर लें, आप इनके नोट्स बना लें। पीडीएफ मैं बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि ये पेड कंटेंट की स्लाइड है, ठीक है, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छे अच्छे नोट्स के रूप में बना लेंगे। और आप जब इनके नोट्स बना रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हैं कि आप किस तरह के नोट्स बना रहे हैं, अपने एक स्नैपशॉट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और जो भी लाइव क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं एक स्पेशल ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ और ग्रुप का लिंक आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है, या वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन करें जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।